अच्छा, इसके 3-4 साइड्स हैं, इस एक ही टॉपिक है, तो मैं आई ट्राई फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम द वेरी easiest one. Digestion, or in another way, the regulation or uptake of cholesterol. ठीक है जी, we are talking about cholesterol today. जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल दो, the one I'm clicking over here, जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर यस यू आर वाचिंग इट, ठीक है ना। अच्छा, अब इस कोलेस्ट्रॉल को जब आप देखेंगे तो ये दो फॉर्म में है, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अगर एस्ट्रिफिकेशन को अगर आप देखें तो इसके साथ सिर्फ एक ये कीटोन साथ ऐड हुई हुई है। लुक एट दिस, ठीक है। इस कीटोन बॉडी का काम क्या है, ठीक है, इसकी काम ये है कि इसको ये फर्दर बाकी कंपोनेंट्स के साथ ज्वाइन करने में मदद करती है। आई होप यू कैन ऑल सी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये नजर आ रहा है मेरा पॉइंट आउट कि मैं कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ? कैन यू सी दैट? गुड, ठीक है। तो इन दिस वे खैर, एनीवेज, अच्छा जी, coming back to this, there are two types of cholesterol, cholesterol ester and simple cholesterol. कोलेस्ट्रॉल एस्टर को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये एस्टरिफिकेशन क्या है। दिस इज एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल। अगर आपको मेरा पिछला वाला लेक्चर में से थोड़ा बहुत याद हो तो हमने आपको जब HMG को ए बनाना बताया था तो मैंने कहा था एक एसिटाइल दूसरे एसिटाइल के साथ मिलेगा, उनमें से एक को रहेगा और एक को रिलीज हो जाएगा। और इसमें भी यही हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब आके ये एसिटिल लग रहा है, इसका कोई रिलीज हो रहा है और यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन। मेक श्योर यू रिमेंबर सेइंग दैट acetyl esterification is also done by the same enzyme. The same enzyme is responsible for this, ठीक है। आज एक और भी इंफॉर्मेशन की बात कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, सो कोलेस्ट्रॉल एस्टर is amongst the good cholesterol because this is the cholesterol which joins HDL, ठीक हो गया। अच्छा जी, और दूसरी बात ये देखें, जो आपके बॉडी के अंदर जितना भी सीरम है, जो डेली आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर है 3 मिलीग्राम डेली रिकमेंडेशन। अब होता क्या है कि जब कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर प्लस बाइल, लिवर, पैंक्रियाटिक एस्टर और कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से है वो जाता है, कलेक्ट होता है एंड फाइनल डेस्टिनेशन इज वेयर? लिवर। लिवर सेल्स इनको दोबारा से, यानी हेपेटोसाइट्स, इनको दोबारा से मॉडिफाई करके अगर इन्होंने डिपॉजिट होना है, अगर इन्होंने किसी चीज की सिंथेसिस में जाना है, और या अगर इन्होंने वापस स्टोरेज में जाना है तो उनको फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर उसकी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा? एक कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंट फॉर्म होगा, टैग्ड कोलेस्ट्रॉल होगा और फैटी एसिड। उसके बाद नेक्स्ट वही वाली बात है कि जी एसिडिफिकेशन क्या होगी। अब देखें, कोलेस्ट्रॉल को प्लस फैटी एसिड करेगा इंटेस्टाइन्स के अंदर, उसके साथ एक ऐड यानी उसकी एसिटाइलेशन करेगा। ये एक ऐड क्या कर रहा है? एक एसिटाइल ग्रुप उसके ऊपर ऐड कर रहा है और क्या बना रहा है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई वो दोबारा से स्लाइड में रिपीट हो रही कि कोलेस्ट्रॉल इन एडिशन टू फैटी एसिड, या जिसके अंदर आपके HDL आ जाते हैं नॉर्मली, उधर से ऐड होने की वजह से फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से और डाउन ग्रेडेशन की वजह से आपको पता है कि एसिटाइल कोए रिलीज होता है। उस एसिटाइल कोए को एक ऐड उठाता है और एक ऐड उठा के इसके ऊपर इसको स्टोर कर देता है।
राइट हो गया। अच्छा जी, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 6 पे थे हम, 7 पे आ गए। अब 7। अच्छा जी, 7 के अंदर क्या हुआ, लेट्स स्टे टू द 7। 7 में क्या हुआ कि जी इसी एस्ट्रो कोलेस्ट्रॉल एस्टर को जब उसने दोबारा से लिवर सेल्स की दोबारा से फॉर्मेशन है, उसको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड और ApoB48 के साथ जब कंबाइन किया, तो दैट विल गिव अ फाइनल फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। अब काइलोमाइक्रॉन क्या चीज है? काइलोमाइक्रॉन वन ऑफ द यूजेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी यही है और काइलोमाइक्रॉन का भी यही। अगर आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स का याद हो और उसकी अब्जॉर्प्शन का याद हो, तो वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहे, दे आर गोइंग इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन इनटू द लिम्फ, और लिम्फ से सर्कुलेट करते हुए हेपाटिक चैनल में या पोर्टल सर्कुलेशन में आके फिर ये ब्लड में आता है। तो उस काइलोमाइक्रॉन की फॉर्मेशन में ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ मेजर एंड एन इम्पोर्टेंट रोल, and along with that, this is the final structural formation of chylomicron. Look at this: cholesterol ester plus triacylglycerides, ठीक है, प्लस इसको मैं अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, शेयरिंग रुक गई है मेरी, सॉरी, कैसे शेयर कर, where was it? Sorry. करने दे मुझे। Wasting my time on this. चलो जो ऐसे करो। अच्छा जी, काइलोमाइक्रॉन्स बन गए, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स आ गए, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स आ गए और ApoB48। ये स्ट्रक्चर क्या है? काइलोमाइक्रोन है। आई होप कि आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर्स के साथ से पता हो, बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन। Chylomicron is a body which floats in the lymphatic tissue or lymphatic channels, और इसका मेन मकसद ये है कि ये टैग्स को, TGs को, ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करे। This is the form of the fat that we have metabolized. उसके बाद let's go to the 8th slide. अब क्या होगा जी, काइलोमाइक्रॉन्स चले गए लिम्फ में यानी लिम्फेटिक टिश्यू, और वहां से ये सर्कुलेट करेंगे थोरेसिक डक्ट, thoracic duct, ठीक है, इट इज इन द ट्रंकस एरिया। वहां से ये जितनी हमारा लिम्फ में काइलोमाइन्स है, दे गेट टू एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ से इस ब्लड स्ट्रीम से दे डायरेक्टली हैव टू गो वेयर, नाउ they have to go to the liver again for further division and classification. So liver से all the way आए और almost the liver पे वापस चले गए. This is the circulation of the time. अच्छा, अब beta lipoprotein defect in B48 decreases the serum triglycerol and अच्छा, यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को एड ऑन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, कि जो B48 है ये कोलेस्ट्रॉल को आगे से लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस जो कि आपके डिफेंस सेल्स हैं
वो सेल्स हैं जो कि इनगल्फ करते हैं, उसकी तरफ से मिलते हैं। मैक्रोफेजेस हर चीज को इनगल्फ करते हैं, फॉरेन बॉडीज को जिनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, उनको जाके इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर माइक्रोफेजेस दे हैव द एफिनिटी फॉर काइलोमाइक्रो फॉर दिस कोलेस्ट्रॉल। तो वो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में स्ट्रीमलाइन में आता है, उसको आपके मैक्रोफेजेस इनगल्फ करते हैं। उसको इनगल्फ करने के बाद माइक्रोफेजेस के अंदर एक सेलुलर पाथवे स्टार्ट होता है, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि किताब में मेंशन नहीं है। मगर उस सेलुलर पाथवे की वजह से ये जो एपो बी 450 है या ये है, ये इसके ऊपर ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, ये जैसे इसके ऊपर ऐड ऑन होता है, उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल सीरम सर्कुलेशन में आ जाता है। इसकी वजह मैं अभी आपको लेक्चर में आगे बताऊंगा कि क्यों उसके ऊपर कोई भी इस तरह का टैग लगना जरूरी है। उसकी पहले थोड़ी सी वजह मैं अभी बता देता हूँ। क्योंकि जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी वो हाइड्रो डिसलाइक करता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बन चुका होता है। तो उसको क्योंकि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर भी साइटोप्लाज्म में होता है, सर्कुलेट भी लिम्फ और ब्लड में होने होता है, सो देयर शुड बी समबडी हु बी मोर हाइड्रोफिलिक and should be carrying the cholesterol all the way wherever it wants to go. ठीक है, so for that reason ये टैगिंग होती है कोलेस्ट्रॉल की, और one of the tags which actually being placed is और अगर ये नहीं होगी तो ये कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट नहीं करेगा, कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट नहीं करेगा तो काइलोमाइक्रॉन्स नहीं बनेंगे, और काइलोमाइक्रॉन्स नहीं बनेंगे तो आपके टैग्स सर्कुलेशन में नहीं आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप कि तुम लोगों को साथ साथ मेरी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया अभी जूम में, किसी ने कोई बात तो नहीं करनी? नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे आगे जाएं। दूसरी चीज अब आपने देखना है कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट और टाइम अगेंस्ट द टाइम स्पेसिंग। ठीक है, अब आप इसको टाइम स्पेस के साथ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप देखेंगे फर्स्ट 3 आवर्स में पोस्ट प्रांडियल यानी खाने के बाद फर्स्ट 3 आवर्स एनर्जी सप्लाई आ रही होती है आपके ग्लूकोज की तरफ से। सो अगर आप ये देखें कि इसका जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है ब्लड में कब आएगा, अगर इफ यू हैव अ फुल कोलेस्ट्रॉल और फैटी रिच डाइट, तो आपके पोस्ट प्रांडियल फीडिंग के 6 आवर्स के ऑलमोस्ट 6 आवर्स के बाद इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी, जिसमें अगर आप ये ग्लूकोज के साथ कंपेयर करें तो उसका मैक्सिमम हाइट 2 पॉइंट सम आवर्स में आ जाती है, जिसको 3 आवर्स को पोस्ट प्रांडियल कह सकते हैं। और 9 आवर्स में ये बिल्कुल आपका थ्रेशोल्ड डिक्रीज टू द नॉर्मल और टू द अनफेड स्टेज पे आ जाएगा। मेरे से अगर ग्लूकोज के साथ कंफर्म वो कंपेयर करें तो उसका 6 आवर्स है। तो इट मींस अ फैटी डाइट can give you a energy for a longer term, but then again that is something कि आपको देखना चाहिए। so, इस पूरे कर्व को अगर कोई कहता है क्वेश्चन में कि बेटा ट्रांजिएंट हाइपरक्लेस्टेमिया को एक्सप्लेन करें, इसका नाम बेटा यहाँ पे ट्रांजिएंट हाइपरक्लेस्टेमिया लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रांजिएंट हाइपरक्लेस्टेमिया अगर आपको कोई शेयर वो करता है तो वो आपने इस कर्व को आपने डिफाइन करना है। ऑलराइट, ये जो कर्व है ये आपका ट्रांजिएंट हाइपरप्लेसिया, और ये जो पूरी डिबेट मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 11 और 12 कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। बेटा ये वो वाली जगह है जहां से आपसे बार बार सवाल आएंगे, बार बार आपके सवाल आएंगे। ठीक है,
अच्छा जी, बेटा गैप मैं आप लोगों को इसमें देखता हूँ ड्रॉ कर सकूँ, तो मैं इसमें और ड्रॉ दे दो मुझे, ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? Anyways, नहीं देगा। अब आवाज आ गई? चलो गुड। अच्छा जी,
ओके अब ये आपको बात शेयरिंग भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, यहाँ से बेसिकली आपकी जो एक्चुअल कोलेस्ट्रॉल की टॉपिक है उसकी इम्पोर्टेंस शुरू होती है। पिछले टॉपिक में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या चीज़ है, कौन सा एंजाइम उसका रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इट, और टोटल नेट कोलेस्ट्रॉल क्या है, और ट्रांजिएंट कोलेस्ट्रॉल, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया कर्व क्या है। ये तीन चीजें थी जो कि पिछले स्लाइड्स में से आपको पता होना चाहिए। बट दिस इज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, acetyl CoA is a byproduct of fatty acid metabolism। ठीक हो गया। हमने HMG CoA बनाना है, ये हम लोगों ने कीटोन बॉडीज में भी बनाया था। क्या किया था हमने, एक एसिटाइल CoA दूसरे एसिटाइल CoA के साथ मिलाया था और 4 कार्बन्स बन गए थे। मगर क्या हुआ था कि CoA हमारे पास एक रह गया था। दिस वाज डन बाय क्या, एसिटो एसिटाइल CoA सिंथेसिस। ठीक हो गया। फिर हमने कहा था कि एसिटो एसिटाइल CoA फिर से एक और एसिटो एसिटाइल CoA के साथ मिलेगा और वो 6 कार्बन HMG CoA बनाएगा। फिर हमने कहा था जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है, वो था HMG CoA सिंथेज। ठीक है, सिंथेज वाज द एंजाइम। मगर ये रेट लिमिटिंग एंजाइम था किसमें, कीटोन बॉडीज में। अब आपके जो कोलेस्ट्रॉल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये सिंथेज HMG CoA बना देता है, मगर दिस इज नॉट द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इन फैक्ट HMG CoA के बाद उसने बनना होता है मैल्वोनेट। अब इस मैल्वोनेट में और HMG CoA में क्या फर्क है कि इट हैज लॉस्ट CoA। ठीक है जी। मैल्वोनेट इज अ 6 कार्बन चेन ऑफ द सेम एसिटाइल विदाउट CoA, and this was done by HMG CoA reductase। by the reduction यानी हाइड्रोजन ऐड करने के साथ इसने इसका CoA उतार लिया, और दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और अगर कोलेस्ट्रॉल में रेट लिमिटिंग स्टेप आपसे कोई पूछेगा तो HMG को कन्वर्ट मैल्वोनेट में करने के साथ और रिडक्टेज की वजह से वो करे। ये जो HMG CoA रिडक्टेज है, बेसिकली ये दिस इज एन एंजाइम अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन सरफेस। ठीक हो गया, ये ER मैंने इधर लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि मैल्वोनेट से फेनिसाइल फॉस्फेट बनेगा। अब इस स्टेप को मैं एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि मैं आपको केमिकल रिएक्शंस पे ले जाऊं। यहां पे आए, एसिटाइल CoA लूजिंग एन CoA with the help of thiolase। thiolase हमने क्या कहा था, ACAT is was a thiolase। उसके बाद ये एसिटो एसिटाइल CoA बनेगा जिसमें से 4C होगा। उसके बाद HMG CoA सिंथेज आएगा जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप था उसके अंदर, इसके अंदर नहीं है। ये क्या करेगा, ये इसका जो CoA उतार देगा यहां से। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर ये करेगा और CoA साथ रहेगा और ये HMG CoA बनाएगा। द नेक्स्ट स्टेप जो कि एक्सप्रेशन इनहिबिटेड बाय कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, HMG CoA रिडक्टेज है। ठीक है, HMG CoA रिडक्टेज HMG CoA को कन्वर्ट करेगा मैल्वोनेट में। करेगा क्या, एक तो CoA निकाल देगा और इसको 2 हाइड्रोजन दे देगा, तो ये रिडक्शन कर देगा, खुद से अपने 2 हाइड्रोजन दे दिए। राइट हो गया। अच्छा, पीछे वाली स्लाइड को दोबारा से कंटिन्यू कर। मैल्वोनेट इज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर विदाउट CoA। इससे आगे जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बता देता हूं,
इधर HMG कोए रिडक्टेज को लिखा हुआ है कि जी ये इनहिबिट होता है बाय कोलेस्ट्रॉल। अब क्योंकि हमने कहा था HMG कोए रिडक्टेज एक रेट लिमिटिंग स्टेप है और एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है, तो ये रेगुलेट किससे होता है? सबसे पहले अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल से। अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट कोलेस्ट्रॉल है तो ये इसको इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट थिंग, ये एक्टिवेट किससे होता है? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज जो इसके बाद आता है, सॉरी, जो इसके बाद इसको एक्टिवेट करवाता है वो है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इंसुलिन। ये इसको अपग्रेड करता है। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इसको डाउनग्रेड करता है, ठीक है। और इसकी एलोस्टैटिक, सो देयर आर थ्री मेजर फॉर्म्स जो कि इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। एक तो ह्यूमरल रेगुलेशन है, वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की। एक इसका स्टीरोलिक रेगुलेशन है, वो इसकी अपनी कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी के साथ, ठीक है। ये इसकी दो रेगुलेशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट स्टेप, अब आप देखें, अब साथ साथ आपने ना एटीपी काउंट भी रखना है, सो दैट कि आपको पता चले कि कोलेस्ट्रॉल इज सच एन एक्सपेंसिव एटीपी काउंट प्रोडक्ट फॉर अस। यहाँ पे देखें जी, मैल्विनेट आया 6 कार्बन और उसके बाद उसके ऊपर एक फॉस्फोकाइनेज एंजाइम ने एक्ट किया। द फॉस्फोराइलेशन ऑफ malvenate by the presence of pyrophosphate in subsequent structure helps to keep the water soluble compound in the solution. So this note जो यहाँ पे डला हुआ है, इसका मतलब है कि मैल्विनेट को फॉस्फर लगाया इसलिए जा रहा है कि मैल्विनेट अब वाटर सॉल्युबल हो जाए। उसकी वजह क्या है? जी कोए तक तो ये वाटर सॉल्युबल था, जब उसके साथ से कोए उतर गया तो ये बिल्कुल ही वाटर सॉल्युबल नहीं रहा, तो उसको फौरन वाटर सॉल्युबल करना है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस हैं, दे आर टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इधर आप नोट करें कि इधर 2 एटीपी कंज्यूम हुए, ठीक है। अब आप काउंट याद रखिएगा। और इन्होंने एक कंपाउंड बनाया 5 पायरोफॉस्फो मैल्विनेट, इसके अंदर भी 6 सीज है, 6 कार्बन, मगर इसके साथ 2 फॉस्फेट ऐड हो। इसके ऊपर दोबारा आके एक और एंजाइम ने एक्ट किया, डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज के नाम से ही पता है कि ये एक कार्बन उतार देगा, एक कार्बन उतारेगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बनाएगा। मगर फिर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दोबारा से एटीपी दोबारा रिकंज्यूम हो गया, सो देयर इज अनदर एटीपी, सो 1 एटीपी यहाँ पे आ गया, अब आके आया, ठीक है। अब द नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ से आता है वो ये आता है कि जो जब इसका डीकार्बोक्सिलेज इसके ऊपर एक्ट किया और उसने एक एटीपी और लगाया, तो जो रिजल्ट बना वो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट है, तो इसको आईपीपी कहेंगे, ठीक है, आईपीपी, ठीक है। इसमें 6 कार्बन से 5 कार्बन पे कन्वर्ट हो। अब आगे कुछ भी नहीं हुआ, आगे एक आइसोमर आया, आइसोमर उसने इसके जो फॉस्फेट की पोजीशन थी वो चेंज कर, तो ये इसका दूसरा फॉर्म आ गया, ठीक है, डाई इथाइल इथाइल पायरोफॉस्फेट, तो इसको डीपीपी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि डीपीपी के ऊपर दोबारा से आके एक ट्रांसफरेज लगता है, एक फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम काम करता है। ये क्या कह रहा है? आपके फॉस्फेट को ट्रांसफर कर, सो एक 10 कार्बन बन रहा है। अब 10 कार्बन जीपीपी बन रहा है, ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट, जीपीपी। सो आपको यहाँ पे ये जानना है, इक्वेशन ये है कि IPP 5C प्लस DPP 5C, ठीक है, और इसको मिटाते हैं, इज इक्वल टू 1 GPP 10C, राइट, ठीक हो गया। इसके भी 5PP, यहाँ पे 5। अच्छा, अब आप देखें, नोट करें कि एक IPP बनाने के लिए आपके कितने बने एटीपीस?
3 ATPs बने। एक आपका DPP बनाने के लिए कितने बने, दोबारा से 3 ATP बना। तो एक DPP के बनने के लिए आप कितने ATP लिखे, 6 ATPs बन गए, ठीक है। तो दिस इज दी formulation. So 1 GPP is 10C और 6 ATP कंज्यूम होते हैं इसके यहाँ पर। अब ये भी अभी तक फाइनल स्टेप नहीं, आगे देखिए। अब जो GPP है उसके ऊपर दोबारा से ट्रांसफरेज आता है और उसको फेनिसाइल पायरोफॉस्फेट यानी FPP पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब FPP is made by, स्टेशन क्या है, GP, देखिए GPP प्लस IPP is equal to FPP। GPP के पास ऑलरेडी 10C थे, इसके पास 5C थे, तो ये 15C बना। इसके पास ऑलरेडी कितने ATPs बन चुके हुए थे, इसके पास 6 पीस बन चुके हुए थे, और इसके 3 ATPs हैं और इसके 6 ATPs हैं। तो इसके जो FPP है, इट इज कॉस्टिंग ऑफ 9 ATPs, right? So the consumption of ATP so far for formation of 1 FPP phenesyl pyrophosphate is 15। आगे चलते हैं, फेनिसाइल पायरोफॉस्फेट यहाँ पर खत्म नहीं होता, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब फर्दर देखिएगा, फेनिसाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है सिकोलीन के अंदर, विच इज अ 30 कार्बन। सो इसका मतलब है ये जो फेनिसाइल फॉस्फेट है ये सिकोलीन सिंथेज की मदद से, सिकोलीन सिंथेज की वजह से कन्वर्ट हो रहा है सिकोलीन के अंदर। अब आवाज आ रही है? आवाज देखो, आवाज आ रही है? अच्छा, ऑलराइट, सॉरी बस बच्चों सारे दोबारा जाए। अब आप देखें, फेनिसाइल फॉस्फेट तक हम पहुंच गए थे, फेनिसाइल फॉस्फेट तक पहुंचे थे जिसके अंदर 15 हमारे कार्बन आ गए थे, और हमारी कितनी आ गई थी फेनिसाइल फॉर्मेट से पहले पहले हमारी यहाँ पे फेनिसाइल फॉस्फेट बनाते हुए हमारे 9 ATPs लगे। अब लेट्स गो हियर, देखिए जी, सिकोलीन आपका 30 कार्बन वाला है, इसके ऊपर जिसने एंजाइम ने एक्ट किया वो सिकोलीन फॉस्फेट था, इसने भी दोबारा से अब सिंथेज था, इसने देखे NADPH लाया, इसने H रिलीज किया यानी इसकी हाइड्रेशन की, इसमें से फॉस्फेट निकाल दिए वापस। फॉस्फेट निकालने के बाद इसने एक फेनिसाइल फॉस्फेट को यानी एक FPP को प्लस दूसरे FPP के साथ जोड़ा जिसका पहले 9 था प्लस 9 था, और एक सिकोलीन बनाया, ठीक है। तो नेट ATP काउंट क्या हुआ, 18 ATPs। 18 ATPs लगने के बाद एक सिकोलीन बना, ठीक है। अब स्लाइड के अंदर वापस आते हैं, देखिए उसके बाद सिकोलीन का फर्दर फेट क्या है, उसके ऊपर दोबारा से एक NADPH आता है, हाइड्रोशन होती है, और मोनोऑक्सीजनेज, सिकोलीन मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम है। सबसे पहले क्या होगा, ये इसके अंदर रिडक्शन होगी, ठीक है। दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आएगा, पहले ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब इधर से हाइड्रोजन टूटेगा तो एक हाइड्रोजन लेके दो निकल जाएगा, और दोबारा से इसके अंदर से एक हाइड्रोजन
तो ये मोनो ऑक्सीजनेज इसकी एक साइड को चार्ज कर देगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको लगा देगा, ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएगा, ठीक है। दिस सिकोलीन का फर्दर जो स्टेप बना है लेनोस्टिरोल बना है, ठीक है, ये पहला आपका स्टीरोल बना है बेसिकली, ठीक है। अब आप देखेंगे ये 30 कार्बन है, इसने कन्वर्ट होना है कोलेस्ट्रॉल, मेच्योर कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो कि 27C है, ठीक है। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द 3Cs, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 3Cs बेटा इधर 18 स्टेप्स का पाथवे है जो कि अभी तक आपको रिक्वायर्ड नहीं आया, ठीक है। इसकी वजह से ये आपको डिमिनिश कर देते हैं। आपने ये सिर्फ यहां तक की इक्वेशन याद रखनी है और उसके बाद यू विल बी हैविंग अ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इस पाथवे को यहाँ पे आप खत्म करेंगे कि आपने कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करा दी, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपने ये देखना है कि हमें दोबारा से यही चीज एक्सप्लेन की। फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट आपका कोएंजाइम Q एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में मदद करता है और ये ETC का कॉम्प्लेक्स होता है। आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है, शायद मेरे से पढ़ी थी, ठीक है। कोएंजाइम Q इसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ये जो इसका प्री मेच्योर इंटरमीडिएट स्टेप है ये हेल्प कर रहा होता है फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम Q। दूसरी तरफ सिंथेसिस ऑफ डोलिकोल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, फॉर एन लिंकेज ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। ये जो पाथवे है ना इसका, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये डोलिकोल, अभी मैं ये आपको बताता हूँ। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की जो मेन हमारे पास यूजेज है, सेल मेम्ब्रेन इसके साथ बनती है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन की मैलेबिलिटी इसके साथ है। कोलेस्ट्रॉल इज अ कैरियर फॉर विटामिन डी और हमारे बाइल एसिड्स सारे इसके साथ बनते हैं, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मेशन। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखिएगा इसके अंदर आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं। कहता है कि जी इसकी जो बाइल एसिड फॉर्मेशन है, सॉरी, वो 7 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इन ब्रांच अमीनो एसिड सिंथेस के अंदर भी काम आती है। ये पाथवे भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, जेनेटिक रिप्रेशन भी आती है। जिन लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में होता है, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया होता है, एक डिजीज है आपकी हाइपरकोलेस्ट्रीमिया। हाइपरकोलेस्ट्रीमिया एक डिजीज है जिसकी वजह से कार्डियक पेशेंट्स को डिजीज होती है, सीकेडी, वो कार्डियोवास्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस। दीस आर द डिजीजेस मेड बाय हाइपरकोलेस्ट्रीमिया। हाइपरकोलेस्ट्रीमिया टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। One is the acquired type due to your obesity, due to your metabolic disorders. The other one is genetic, जिसको हम type 1 कहते हैं, type 1 hypercholesteremia, ठीक है। इसमें जो आपका जीन होता है जिसने आपका HMG CoA reductase को रिप्रेस करना होता है वो मौजूद नहीं होता, तो ओवर एक्टिवेशन ऑफ HMG CoA reductase हो रही होती है और ओवर एक्टिवेशन ऑफ HMG CoA reductase की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल का काउंट ज्यादा हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसकी ह्यूमरल रेगुलेशन पहले भी बात की थी, एक तो जेनेटिक रेगुलेशन हो गई और जो इसका ह्यूमरल हो गया वो हो गया ग्लूकागॉन और कोलेस्ट्रॉल के साथ। एक जेनेटिक रेगुलेशन होगी, एक कोलेस्ट्रॉल से इसका स्टीरोलिक रेगुलेशन इसकी, और फिर इसका ह्यूमरल आपका आ गया ग्लूकागॉन और इंसुलिन के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं कि क्योंकि इंसुलिन और वो कोलेस्ट्रॉल का अक्सर लोग पूछते हैं
ग्लूकागॉन और कोलेस्ट्रॉल का। जब आपका एटीपी काउंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो जो आपका जब आपकी एटीपी काउंट डिप्लीटेड होता है, जब आपकी बॉडी एनर्जी डिप्लीटेड होती है और आपका एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एएमपी पे, तो एएमपी खुद ट्रिगर करता है इसको बनाने में, यानी मजीद कोलेस्ट्रॉल बनाने में। इंसुलिन जैसे ही रिलीज होती है, तो रिलीज होने के साथ जब उसने आपका ग्लूकोज इंट्रासेलुलर फिक्सेशन में लेकर आना होता है, तो उसके साथ साथ जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि डेपोजिशन इनटू फैटी डेपोजिशन ऑफ फैट्स इनटू ये जो आपके लिपोसाइट्स होते हैं, उसके अंदर डेपोजिशन इंसुलिन के साथ ट्रिगर होती है अलोंग विद ग्लूकोज। तो जैसे ही ग्लूकोज ट्रिगर होता है, ग्लूकोज फिक्सेशन ट्रिगर होती है, यही इंसुलिन इसको भी ट्रिगर करता है और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। और मजे की बात यह है कि आपका मेटाबॉलिक ऑर्डर को सबको अपग्रेड करता है। और ऑन द अदर हैंड, जब आप एनर्जी डिप्लीटेड होते हैं और आप फास्टिंग स्टेज पे होते हैं, यानी आपने रोजा रखा होता है, तो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आपका ग्लूकागॉन प्रोड्यूस हो रहा है। ग्लूकागॉन आपका ग्लूकोनेओजेनेसिस करवा रहा है और डिफरेंट पाथवेज अडैप्ट करवा रहा है एनर्जी के लिए। तो ग्लूकागॉन क्या करता है कि आपका जो फर्दर डाउन डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसको, यानी सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसको इनहिबिट करता है। उसका अपना अलग पाथवे है कि क्यों करता है, वो आपके बीटा ऑक्सीडेशन और ग्लूकोनेओजेनेसिस के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे ये रोल क्लियर हो जाएगा। मगर अभी इधर तो इसको इसी हद तक समझें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसकी जो अब हाइपरकोलेस्टेमिया टाइप 2 के अंदर, जब टाइप 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ड्रग्स देनी है, दवाइयां देनी है, जिसके अंदर जो स्टैटिन्स हैं वो इनहिबिटर्स हैं एचएमजी को रिडक्टेज के, ठीक है। और ये आपके नॉन कॉम्पिटिटिव या वो है आपके इसके एग्जाम्पल है आपके रिडक्टेजेस की इनहिबिशन की, ठीक हो गया। द नेक्स्ट थिंग जो आपको इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, इस स्लाइड के अंदर स्टैटिन का रोल आ गया, जो ड्रग्स हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक और जो टाइप 2 हाइपरकोलेस्टेमिया की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज हो रही है वो है कोलेस्ट्रामीन। कोलेस्ट्रामीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है आजकल। कोलेस्ट्रामीन क्या करती है जनाब, आपका कोलेस्ट्रामीन क्या करती है कि जो कोलेस्ट्रॉल ने जो आके फर्दर फिक्स होना होता है आपके बॉडी के अंदर, अब्सॉर्ब होना होता है इन फॉर्म, जब 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 बाइल एसिड्स के अंदर, क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपके बाइल जूसेस के अंदर होता है, एक ह्यूज अमाउंट बाइल जूसेस के अंदर होती है। और बाइल जूसेस जैसे ही आपके स्टमक में रिलीज होते हैं, इंटेस्टाइनल रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज के बाद बाइल, ठीक है, उसके बाद ये कलेक्ट होता है, ठीक है। जो इसकी कलेक्शन होती है ना बेटा, वो कलेक्शन इसकी बाइल की, उसको इनहिबिट करता है। जब आपके इंटेस्टाइन के अंदर, जब आपके इंटेस्टाइन में, सॉरी मैं इसको फॉर्मेट करूं, reabsorption of bile from GI tract, GI इसको इनहिबिट कर देता है, इसको डिक्रीज कर देता है। ये जो आपकी हमने ड्रग शुरू करवाई है जो कोलेस्ट्रीम है, जीआई ट्रैक से आपकी बाइल को डिक्रीज कर देता है। इस वजह से जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके गॉल ब्लैडर ने रिलीज किया होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, फॉर दी बाइल के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी आपके डिग्रेडेशन के वहाँ पे रिएक्शंस चल रहे हैं, उसके बाद ये बाइल इकट्ठा होना होता है, दोबारा से वापस आना होता है। इसका थोड़ा सा 5% लूज होता है फीकल मैटर में। तो ये जो दवाई है कोलेस्ट्रामीन, ये पूरा का पूरे का लूज करवा रहे हैं। सो इट मींस मतलब जितना बंदा खाता है उससे ज्यादा वो रिड्यूस करना शुरू करता है। तो दिस इज अ न्यू वे ऑफ डीलिंग विद द हाइपरकोलेस्टेमिया टाइप 2। सो टाइप 2 की आपके पास दो टाइप 2 की आपके पास दो हो गए। टाइप 2 के आपके पास दो दवाइयां होगी, स्टैटिन होगी,
ओहो, स्टैटिन, और उसके बाद आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, हाँ, डोंट थिंक मेरी वो लिखाई गंदी है, ठीक है, वो बस इस तरह इस पर लिखना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी आपकी क्लोस्ट्रमीन, ठीक है, क्लोस्ट्रमीन, ठीक है, ये एक दवाई, ये दो दवाई, ठीक है, दोनों का पाथवे, इसका HMG को है, रिडक्टेज है, और इसका का काम है रीअपटेक को इनहिबिट कर दे, ठीक हो गया। इस तरह आप हाइपरकोलेस्ट्रीमिया को मैनेज कर ले। दूसरी बात ये भी देखिएगा कि जो टाइप 1 के अंदर भी आप ये दवाइयां दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी तो अब जीन है नहीं, तो उसको रेगुलेट आपने इस तरह करना है कि आपने टाइप 1 को भी दे देना, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है बाइल एसिड। अच्छा जी, अब ये बाइल एसिड, बाइल जूसेस कैसे बनते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बाइल या पैनक्रियाटिक जूसेस कैसे बनाते हैं। पहली बात तो ये है कि बाइल होता क्या है। आप लोगों ने बंदा तो अभी काटा नहीं है, तो अभी तक बकरे और मुर्गियां काटी हो। आपके लिवर के अंदर एक छोटी सी थैली होती है, उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, ग्रीन सी कलर की होती है, और खुदा ना खासा कसाई से वो कट के गिर जाए तो वो गोश्त कड़वा हो जाता है, जाया हो जाता है, तो उसको पहले ही लिवर के यानी जिगर के एक छोटे से कोने के साथ आपकी वो ना कलेजी के साथ से ना निकाल के उसको पहले ही कसाई फेंक, वो होता है गॉल ब्लैडर। उसके अंदर होता है बाइल। बाइल के अंदर होते क्या है, बाइल के अंदर आपके डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं, जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होकर उसमें आके मॉडिफाई होकर कलेक्ट हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये फैट्स, प्रोटीन्स और कुछ कार्ब्स को टोटल डिग्रेड कर, पार्ट पे गिरेंगे तो आफत उठाते हैं, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्री है कि उनका पीएच के तौर पे उनको मैनेज किया जाता है। सो लेट्स गो ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ बाइल, ठीक है जी। बाइल, बाइल जो अच्छा, अब बाइल की भी मजे की बात देखिए। और उसका जो आता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। 20% का जो मेजर सम है वो कोलेस्ट्रॉल है। अब उस कोलेस्ट्रॉल के अंदर देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल अकॉर्डिंग टू, एक एसिड है, एक कीनो डू ऑक्सीकोलिक एसिड है। तो नहीं करना है मुझे अनम्यूट। अनम्यूट हूँ, आवाज आ रही है मेरी? अब स्लो आ रही है? अच्छा, बेटा अब आवाज क्लियर आ रही है? ओहो मरियम खान 15-16 मैंने स्लाइड, बेटा मैं
बेटा इस तरह आवाज आ रही, अब आवाज आ रही, अब क्लियर है आवाज? चलो, that's how it is. किसने ओपन करना? अच्छा चलो बस मैं इनके साथ बात करूं। अच्छा बेटा, everybody can listen to me for this short time. I hope yes. इसमें चैट में लिख दो बेटा, do you have my voice clear? ठीक है। गुजारा बेटा गुजारा के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। Now you have my screen, क्योंकि so far so good। अच्छा बेटा, अब मेरा ख्याल से हमारा लेक्चर टाइम खत्म हो गया सर। इससे काफी तो मैं बाकी देखिए की ना, ऑफ बायल एसेट्स आपको बाद में अब्बासी में तो हमें टाइम वेस्ट करने नहीं देते थे, मेरी स्क्रीन डेटा था तब इशू देते थे। मुझे मीटिंग से निकाल दिया, मैं निकल दूँ? सर आप निकाल देंगे। अच्छा मैं खुद